student, you're welcome on मैथ साइंस 96 देखिए हमें कक्षा 10 की एनसीईआरटी विज्ञान का अध्याय फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसी को ही हम पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में रासायनिक समीकरण को संतुलित करना वहां तक कवर कर लिया था, ये चैप्टर हमने। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। यहाँ पर हम 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो भैया बने रहिए मेरे साथ। और जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन का बटन भी दबा लेना और जितना हो सके उतना अपने साथियों में शेयर कर देना। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए नेक्स्ट, देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपके सामने हैं। हम 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, सेकेंड नंबर पर पढ़ेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे हमें वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम योगात्मक अभिक्रिया भी है। तो हम योगात्मक और संयोजन दोनों नामों से परिचित हो लेंगे जब हम इन प्रत्येक अभिक्रिया को अलग से पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पर वियोजन अभिक्रिया जिसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। चौथे नंबर पर हमको पढ़ना पड़ेगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। पांचवें नंबर पर हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। छठवें नंबर पर हमको द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़नी होगी। सातवें नंबर पर हम उपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे और आठवें नंबर पर हमको अपचयन अभिक्रिया पढ़नी है। नौवें नंबर पर हमको रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़नी है और 10वें नंबर पर अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़नी है, ठीक है ना। तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। क्रम से याद कर लेना। संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, और लास्ट में 10वें नंबर पर है अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो याद कर लेना भैया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर की अभिक्रिया से, संयोजन अभिक्रिया। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखना, सबको नोट कर लेना, ठीक है ना। जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस प्रकार से आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, इतनी डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए। तो देखिए पहले नंबर की अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया बोल लो या फिर योगात्मक अभिक्रिया बोल लो, ठीक है ना। संयोजन का दूसरा नाम है योगात्मक। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो देखिए संयोजन योगात्मक यानी जुड़ना, योग होना। जैसे हमें बात करें 2 + 3 की, तो 2 और 3 का संयोजन क्या होगा भैया? इन दोनों का योगात्मक क्या होगा, यानी इन दोनों का योग क्या होगा? 3 और 2 कितना आएगा? 5 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 और 3 का संयोजन हुआ। संयोजन होने के बाद क्या निकल के आया भैया? 5 निकल के आया। अगर हम बात करें 2, 3 और 5 की बात करें तो यहाँ पर कितनी संख्याओं का संयोजन हो रहा है? कितनी संख्याओं का योग हो रहा है? यहाँ पर 3 संख्याओं का योग हो रहा है, 2 का, 3 का, 5 का। तो इन तीनों का योग कितना होगा भैया? 5 और 3 8 और 2 10। क्या होगा? 10 होगा। अब आ रहा होगा आपकी समझ में कि 2 या 2 से अधिक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 3। तो हम बोल सकते हैं 2 या 2 से अधिक है। अब यहाँ पर तो पदार्थ लेने हैं यानी अभिकारक। तो 2 या 2 से अधिक हम संख्याओं को जोड़ें तो जोड़ने पर हमको कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी भैया? एक संख्या ही तो प्राप्त होगी। तो इसी के आधार पर हमको इसकी परिभाषा लिखनी है
तो यहाँ पर तो ये अभिकारक कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, उत्पाद। ठीक है ना, इधर वाले उत्पाद, उधर वाले अभिकारक। तो हम बोलेंगे कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर या संयोजन होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक संख्या प्राप्त हो रही है ना, तो एक संख्या प्राप्त हो रही है, तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हम इन संख्याओं के माध्यम से समझ सकते हैं, हम दो या दो से अधिक संख्याओं को जोड़े तो हमको एक संख्या ही प्राप्त होती है जोड़ने के बाद। तो इसी के आधार पर हमको इस संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। संयोजन का अर्थ समझ लेना, जुड़ना। संयोजन मतलब क्या होता है, जुड़ना। ठीक है ना, योगात्मक का मतलब क्या होता है, जुड़ना। एक ही बात है, संयोजन बोल लो चाहे योगात्मक बोल लो। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा लिख देते हैं हमें। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आपके सामने। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण होता है या करते हैं, उसे संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, आ गया होगा समझ में। उन संख्याओं के माध्यम से आप अनुमान लगा लेना, दो या दो से अधिक संख्याएं जुड़कर एकल संख्या बनाती हैं। उसी प्रकार संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं CaO। ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हमें बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। क्या है ये, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम। रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका CaO। ये आपको मैंने यानी एक चित्र के माध्यम से भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूं, देख लेना आप। तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका CaO, इसको हमें बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना क्या कहते हैं, याद कर लेना, ये आपको याद होना चाहिए कि बिना भुजा हुआ चूना हम कैल्शियम ऑक्साइड को ही कहते हैं। और कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिला दें, क्या मिला दें, हमें जल मिला दें, तो जल के साथ ये अभिक्रिया करेगा। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है आपका CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका नाम है, रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक नाम क्या है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। CaOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हमें भुजा हुआ चूना कहते हैं। तो देखिए CaO को हमें बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। जब हम इसमें जल मिला देंगे तो ये बुझ जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए। तो CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको हमें भुजा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। याद हो जाने चाहिए भैया आपको, भुजा हुआ चूना किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। बोर्ड के एग्जाम में अक्सर 1 नंबर वाले क्वेश्चनों में ऐसे पूछता रहता है कि बुझे हुए बिना भुजा हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखिए, रासायनिक नाम बताइए।
या फिर पूछ सकता है कि भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र लिखिए या फिर इसका नाम बताइए। तो रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम ये हमको याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो यह कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड हमको बाजार से मिल जाएगा। आपने देखा है कैल्शियम ऑक्साइड यानी बाजार से, यानी जब दीपावली आती है तो हमें अपने भवन को, मकानों को जब पोतते हैं, उनकी पुताई करते हैं तो हमें चूना लेके आते हैं जिसको हम देसी भाषा में टंटा कहते हैं। तो बाजार से हम लेके आते हैं, जो टंटा होता है, खड़िया होता है, वही आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। आपने देखा होगा जब उसमें पानी करते हैं तो वो खलकने लगता है यानी उबलने लगता है। जल मिलाने के बाद जब वो उबलने लगता है तो किसका निर्माण होता है, तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जल मिलाने से वो बुझ जाता है, बाद में जब इसकी हम पुताई करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है ना। तो बाजार से क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें क्या मिलाया जाता है, जल मिलाया जाता है। जल मिलाने के बाद क्या बन जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिसकी हम पुताई करते हैं घरों की, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में। अब हमें संयोजन अभिक्रिया के और एग्जाम्पलों को पढ़ते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया के और एग्जाम्पल देखिए आपके सामने। मैग्नीशियम का दहन हम क्रियाकलाप 1.1 में कर चुके हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम के दहन में मैग्नीशियम की रिबन का दहन किया जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम किसके साथ संयोजन हो रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों संयोजित होकर के MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने अभिकारक है भैया, 2 अभिकारक जुड़कर कितने उत्पाद बना रहे हैं, एक उत्पाद, यानी एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो ये अभिक्रिया हमारी कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया है। अब इसको संतुलित कर लीजिए। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं इधर अभिकारकों की तरफ, उत्पादों की तरफ 1 है तो आगे 2 का गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या बराबर हो जाएगी दोनों तरफ। अब मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 2 हो चुकी है उत्पादों तरफ। अब हम अभिकारकों की तरफ मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इनका नाम है, लिख लेना। इसका तो नाम है मैग्नीशियम, क्या है, Mg का नाम क्या है, मैग्नीशियम है। O2 का नाम क्या है, ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। और MgO का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह हमने जो परिभाषा लिखी उसी के अकॉर्डिंग अपन को ये रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी परिभाषा के अकॉर्डिंग ही है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। अब अगला और एग्जांपल देखिए, कार्बन का दहन। हम कार्बन का दहन करते हैं तो ये कार्बन का रासायनिक प्रतीक C होता है। जब हम दहन करेंगे तो दहन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर यानी अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, ठीक है ना। कार्बन किसके साथ संयोजित हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ संयोजित हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर CO2 का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कितने अभिकारक है भैया, 2 अभिकारक हैं। 2 अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये हमारा जो रासायनिक समीकरण है ये संयोजन अभिक्रिया का है। किसका है, संयोजन अभिक्रिया का है। इनका हम नामकरण कर देते हैं। C क्या है भैया, कार्बन है, क्या है, कार्बन। O2 क्या है, आप परिचित हैं, सभी ग्रहण करते हैं।
ऑक्सीजन श्वसन में ग्रहण करता है ना O2, ये है आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह संयोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में हमको इसी प्रकार से देने हैं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए जल का निर्माण, यहाँ पर जल का निर्माण होगा, देखिए हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक H2 होता है और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक, रासायनिक सूत्र O2 होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बना रहे हैं भैया, जल बना रहे हैं। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये ऊपर वाली अभिक्रिया हमारे संतुलित है, संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे वाले अभिक्रिया देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कितने अभिकारक हैं, दो अभिकारक हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों जुड़कर एकल उत्पाद जल का निर्माण कर रहे हैं। ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है क्या, देख लीजिए, संतुलित नहीं है। हाइड्रोजन के दो परमाणु इधर दो इधर, ये तो सही है, परंतु ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारकों की तरफ दो है, उत्पादों की तरफ एक है, तो दो कीजिए। दो कैसे होगा, आगे दो का गुणा कर देंगे। जैसे ही हमने ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर की तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उत्पादों तरफ 4 हो चुकी है, 2 दूना 4, इनका गुणा किया जाता है। इधर 2 है तो इधर भी 4 कीजिए, 2 का गुणा आगे करके, तो नाम लिख देंगे यहाँ पर। ये तो है आपका हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन है। O2 आपका ऑक्सीजन है, क्या है भैया, ऑक्सीजन है। और H2O ये क्या है आपका, जल है। तो आ गया होगा समझ में भैया, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब हमें बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने, क्या आप जानते हैं, तो देखिए इसके बारे में भी हमको ज्ञान होना चाहिए। संयोजन अभिक्रिया के तुरंत बाद हमको यही पढ़ना है, यही सीखना है। यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो देखिए क्या है, चूने के विलयन का उपयोग। चूने का विलयन क्या होता है, तो भैया अभी तो पढ़ा था हमने कि हमने बाजार से चूना खरीदा, यानी दीपावली पर हम बाजार से चूना खरीद के लाते हैं। फिर उसमें उस चूने को हम बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। उसका रासायनिक सूत्र CaO होता है, उसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। तो उसको हम बाजार से लाते हैं और उसमें हम पानी डालते हैं। तो जैसे ही हम पानी डालते हैं तो वो उबलने लगता है, जो पात्र है वो गर्म हो जाता है, बहुत अधिक उसमें से ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। तो जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, जिसे हम चूने का विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, चूने का विलयन, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। उसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसका दूसरा प्रचलित नाम क्या है भैया, भुजा हुआ चूना। क्या है, भुजा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम चूने का विलयन कहते हैं। ध्यान रखना, चूने के विलयन का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। तो चूने के विलयन का उपयोग हमें दीवारों पर सफेदी करने के लिए करते हैं, पुताई करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की करते हैं। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बना देता है। क्या करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब हम पुताई कर देंगे तो वो क्या है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो वायु में क्या उपस्थित होती है, सभी कई प्रकार गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होगा भैया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही दीवारों पर चमक आ जाती है। ठीक है ना, आगे होगा समझ में। दीवारों पर जो चमक आती है वो किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है, तब जाकर के कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, चूने के विलयन का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। अब देखिए इसका हम एक रासायनिक सूत्र पढ़ लेते हैं। तो क्या करते हैं भैया, CaOH का होल ट्वाइस, ये है आपका भुजा हुआ चूना, चूने का विलयन। यहां पर मैं लिख देता हूं चूने का विलयन, चूने का विलयन। अब हम इससे पुताई करते हैं दीवारों पर। तो भैया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है CaCO3। ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। याद हो जाना चाहिए आपको, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। और CO2 क्या है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। और भैया यहाँ पर जल का निर्माण और होता है, जो जल है, जल का निर्माण होता है। तो इनकी भौतिक अवस्था प्रदर्शित कर देते हैं। देखिए चूने का विलयन है, जल मिला हुआ है CaO में, तो ये है आपका AQ, जलीय विलयन है। CO2 क्या है भैया, आपकी गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत जम जाती है, ये ठोस अवस्था में आ जाता है। जो ये जल है ये लिक्विड अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया आ गई होगी समझ में आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और जल का निर्माण करता है। तो यही अभिक्रिया होती है भैया जब हम दीवारों पर सफेदी करते हैं। तो इस अभिक्रिया को याद कर लेना। एक रोचक बात मैं आपके लिए बता देता हूं, आपको नहीं पता होगा तो जो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को ही हम संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, संगमरमर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग से एक पॉइंट डाल देंगे, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र वह नाम आपके सामने है, नोट कर लेना। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है, यही होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, याद हो जाना चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं सीधे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए आपके में। वीडियो में बने रहिए भैया। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। अगर आपको मेरे साथ बोर्ड के एग्जाम तक गणित और विज्ञान का पूरा कोर्स फ्री में ही पढ़ना है तो ठीक है ना। देखिए अगली अभिक्रिया है आपकी दूसरे नंबर की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरे नंबर पर हमको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही पढ़नी है, क्योंकि जो अपन की संयोजन अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए हमको उसी के टच में ही पढ़ना है। ठीक है ना। जो एग्जाम्पल अपन ने संयोजन अभिक्रिया में पढ़े थे रासायनिक अभिक्रियाओं के, तो वही एग्जाम्पल हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में लिख देंगे। ठीक है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा भी लिखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में और कुछ उनको भी लिख लेंगे।
तो देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका प्राकृतिक गैस का दहन। अब ये प्राकृतिक गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसको हम मेथेन गैस भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन गैस। और मेथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। तो देखिए प्राकृतिक गैस का दहन कर रहे हैं हम, तो प्राकृतिक गैस का रासायनिक सूत्र है CH4। इसका रासायनिक नाम है मेथेन। क्या है? मेथेन। इसको हम मार्स गैस भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में आ चुका है कि प्राकृतिक गैस का रासायनिक सूत्र लिखिए CH4, या फिर मार्स गैस का सूत्र लिखिए CH4। तो तीनों नामों से परिचित हो लीजिए। CH4 को हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं, मेथेन गैस भी कहते हैं, और मार्स गैस भी कहते हैं। तो ये गैस है, तो इसका दहन करेंगे तो वहां पर दहन करने पर ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो मेथेन ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, और जल का भी निर्माण होता है। और यहां पर ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है भैया? ऊष्मा। तो ये तो दे दिया हमने रासायनिक समीकरण। अब एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ लेते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, ये हमारे उत्पाद है, तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे होगा समझ में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? अब इनका नाम और लिख देते हैं यहां पर। ये क्या है? O2 आपकी है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये। H2O क्या है भैया? जल है। और ये आपकी ऊष्मा है ही। आगे होगा समझ में। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया होगा। और एग्जांपल देते हैं यहां पर, देखिए। कार्बन का दहन। अगर आपसे ये पूछ ले कि ग्रेफाइट का दहन है, तो ग्रेफाइट में क्या होता है भैया? कार्बन। ये कार्बन का ही तो अपर रूप है। तो कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं ना, ग्रेफाइट, फुलरीन और हीरा। तो यहाँ पर ग्रेफाइट भी लिखा हो सकता है, ग्रेफाइट का दहन या फिर कार्बन का दहन। जब हमें इसका दहन करेंगे तो ऑक्सीजन मौजूद होगी। क्या बनेगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी उत्पाद के रूप में, और उत्पाद के साथ साथ हमको ऊष्मा भी मिलेगी। तो ये कार्बन का दहन हो गया। हमें क्रियाकलाप 1.1 की रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखेंगे। यहां पर देखिए मैग्नीशियम का दहन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के और एग्जांपल देखिए। मैग्नीशियम का दहन, इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं, रट गया होगा आपको। Mg, ये ठोस अवस्था में है।
तो इसका दहन करेंगे तो ऑक्सीजन गैस उपस्थित होगी। तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ये भी चूर्ण के रूप प्राप्त होता है, ठोस अवस्था होगी इसकी। और उत्पाद के साथ साथ हमको क्या प्राप्त होगा भैया, ऊष्मा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, ऊष्मा भी प्राप्त होगी। इसलिए इसको हमें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में भी लिखेंगे और संयोजन अभिक्रिया में भी लिखेंगे। और भुजा हुआ चूना का निर्माण देखिए, बाजार से हमें CaO कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं, ठोस अवस्था में होता है। इसमें जल मिलाया जाता है H2O, तो ये लिक्विड अवस्था में होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, CaOH का होल ट्वाइस। यह आपका एक जलीय विलयन है। तो जल मिलाया तो जलीय विलयन के लिए हम AQ का प्रयोग करेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि ऊष्मा निकलेगी बहुत अधिक मात्रा में, तो प्लस में हम लगा देंगे ऊष्मा। तो ये अपन की ऊष्मा छेपी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। उसमें भी लिखेंगे और संयोजन अभिक्रिया में भी लिखेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन गैस का दहन। तो हाइड्रोजन गैस का जब दहन करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है दहन। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। और साथ में हमको ऊष्मा मिलेगी। क्या मिलेगी, ऊष्मा, ठीक है ना। ये ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। सभी रासायनिक समीकरण मैंने दे दिए हैं आपको कई। अब जो हम श्वास ग्रहण करते हैं, जो अपन के श्वसन होता है, अपन के अंदर क्या होता है, श्वसन होता है। श्वसन भी एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। तो अब हम उसको ही पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आपके सामने श्वसन है। श्वसन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है भैया। इसके ऊपर बोर्ड में अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि श्वसन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, क्यों, समझाइए। ठीक है, जो मैंने लिखा है वो आपको लिख देना है। तो देखिए आपको पता है हमको या किसी और प्राणी को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमको कहां से प्राप्त होती है भैया, हम भोजन करते हैं ना, भोजन खाते हैं तो हमको ये भोजन से प्राप्त होती है। तो जब हम इन भोजन को खाते हैं तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अगर इनमें ये जो खाद्य पदार्थ है, अगर इनमें हमारे चावल है, आलू है या फिर ब्रेड है, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है भैया, कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और जो ये ग्लूकोज होता है ये हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस होता है ऊर्जा हमें प्रदान होने का। तो देखिए यही मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो यह पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ, जब पाचन क्रिया होती है हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है ना, क्योंकि हमें ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है हमको जीवित रहने के लिए। तो आगे होगा समझ में श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। तो ये प्रक्रिया पूरी याद कर लेना, बहुत ही सरल है। जैसे हम हमारे ऊपर ही लेकर के चलेंगे, हम हमारे बारे में ही सोचेंगे कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमको कहां से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। जब हम भोजन खाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं
तो जो पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर में, तो पाचन क्रिया के तहत जो खाद्य पदार्थ होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो अगर मान लीजिए इन खाद्य पदार्थों में चावल है, आलू है या ब्रेड है, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम कोई कार्बोहाइड्रेट वाली वस्तु खा रहे हैं, खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और ग्लूकोज क्या करता है, हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने के बाद हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमको जीवित रहने के लिए अति आवश्यक होती है। हमें नहीं है, प्रत्येक सजीव को जरूरत है ऊर्जा की, और सबके अंदर अपन के यही प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक रासायनिक समीकरण बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज किससे अभिक्रिया करता है, हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप सभी को याद होना चाहिए, C6H12O6। ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है भैया। किसका रासायनिक सूत्र होता है, ग्लूकोज का। तो ये ग्लूकोज किससे अभिक्रिया कर रहा है भैया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो देखिए ग्लूकोज है, ये अपन का जलीय अवस्था में होगा, क्योंकि ये अपन के शरीर के अंदर होता है लिक्विड अवस्था में। ये ऑक्सीजन भी अपन का जलीय अवस्था में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे रक्त में घुली हुई होती है। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें क्या प्रदान करता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये आपकी जलीय अवस्था में होगी, ये हमारे रक्त में घुली हुई होती है, जो फेफड़ों में आकर के बाहर निकाल दी जाती है। और यहाँ पर जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण लिक्विड अवस्था में होगा, और प्लस में हमको ऊर्जा मिलती है भैया। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है। तो यही हमारी अभिक्रिया है, यही अभिक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है। C6H12O6 ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जलीय अवस्था में, हाइड्रोजन है वो जल बनता है, और ऊर्जा हमें मिलती है। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हमारा शरीर हमारे दैनिक जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं जीवित रहने के लिए इस ऊर्जा का आवश्यकता होती है, इस ऊर्जा का उपयोग कर लेता है हमारा शरीर, ठीक है ना। तो आगे होगा समझ में, ये रासायनिक समीकरण है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। ध्यान रखना, C6H12O6 ये किससे अभिक्रिया करेगा, O2 ऑक्सीजन से करेगा। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी लिक्विड अवस्था, जलीय अवस्था में जल बनेगा लिक्विड अवस्था में, और हमें ऊर्जा प्रदान होगी, ठीक है ना। ये अभिक्रिया यानी जो हमने ये लिखा है, इसको आप याद कर लेना, बहुत ही सरल है, अपने ऊपर डिपेंड करके ही याद करना। जब आप इसको याद कर लेंगे तो इसको लिखने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है। तो यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। तो ग्लूकोज किससे अभिक्रिया कर रहा है भैया, ऑक्सीजन से। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया करा दीजिए ऑक्सीजन से, अभिक्रिया करने के बाद हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा एंड में लिखनी है, उससे पहले भी हमको उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब इसको संतुलित कर लीजिए। तो देखिए अभिकारकों में और उत्पादों की तरफ देखिए, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है, हाइड्रोजन की है। इधर अभिकारकों की तरफ हाइड्रोजन 12 है, और उत्पादों की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो 2 को क्या बनाना है, 12। तो 2 के साथ किसका गुणा किया जाए कि 12 आ जाए, तो आपको पता चल गया होगा 6 से गुणा करना है। तो 6 तो लगा दीजिए, H2O के पास लगा दिया, H2O के पास हमने 6 का गुणा कर दिया, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बराबर हो चुकी है। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, कार्बन चुनिए, पहले कार्बन चुन लो। तो देखिए कार्बन यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, और इधर कार्बन कितने भैया, 1 ही है। तो 1 को 6 करो तो 6 का गुणा कर देंगे हम आगे, कार्बन 6 हो गए। अब ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन है उत्पादों की तरफ देखिए, 6 का गुणा 2 से होगा, 6 दूना 12, और यहाँ पर 6 ऑक्सीजन ये रही, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। तो 18 ऑक्सीजन के परमाणु हैं उत्पादों की तरह। तो अभिकारकों की तरफ देखो, इधर तो है ग्लूकोज के अंदर 6, और यहाँ पर है 2। तो इसको ही बनाना है, इसी को ही बनाना है। क्या बनाना है, तो उत्पादों की तरफ ऑक्सीजन के परमाणु कितने आए थे, 18 आए थे। तो 18 में से 6 यहाँ से ही काट दो, यहाँ पर है 6, तो बचे कितने, 12 हमको यहाँ से बनाने हैं। तो 2 के साथ किसका गुणा किया जाए कि 12 आ जाए, तो 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये रासायनिक समीकरण अब हमारा संतुलित है, ठीक है ना।
तो यही है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है और आता रहता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए। ठीक है ना, पूरी प्रक्रिया याद कर लेना, बहुत ही सरल है। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में एक और पॉइंट नोट कर लेना, शाक सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्य, वनस्पति यानी वनस्पति से प्राप्त होने वाले पदार्थ, द्रव्य का मतलब पदार्थ, ये दो शब्द हैं भैया, द्रव्य और द्रव्य। ठीक है ना, ऐसे द्रव का मतलब होता है लिक्विड, ठीक है ना, और ऐसे द्रव का मतलब होता है पदार्थ। क्या होता है? पदार्थ। तो देखिए जो आम का पेड़ है उससे हमको फल के रूप में आम प्राप्त होता है, तो आम के पेड़ से प्राप्त होने वाला वो आम जो है, आम क्या है? एक द्रव्य है। क्या है? द्रव्य। ये द्रव्य है, पदार्थ है। ठीक है ना, ऐसे ही जो साग सब्जियां होती हैं ये हमको वनस्पति से ही प्राप्त होती हैं, इसलिए हम इनको वनस्पति द्रव्य बोलेंगे, वनस्पति पदार्थ बोलेंगे। जो पदार्थ हमको वनस्पति से प्राप्त हो रहा है उसको हम वनस्पति द्रव्य ही बोलेंगे, वनस्पति पदार्थ ही बोलेंगे। ठीक है ना, तो देखिए साग सब्जियों का विघटित होकर, यानी विघटित का मतलब टूटना, यानी वो टूट जाते हैं और टूट कर ये कंपोस्ट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये कंपोस्ट बना लेते हैं। तो कंपोस्ट जब बनता है तो उस समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या उत्सर्जित होती है? ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसलिए साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये पॉइंट याद कर लेना। लास्ट पॉइंट है अपन का रासायन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। अब यहाँ पे जाकर के अपन की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है ना, सभी पॉइंट जब अपन ऊष्माक्षेपी में पढ़ रहे थे, यानी मैग्नीशियम का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, कार्बन का दहन, या फिर अपन ने श्वसन पढ़ा था, और साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, क्या है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है ना, तो सभी याद हो जाने चाहिए। हमने उसी हिसाब से क्रम वाइज पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी है। जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए। जो विद्यार्थी, मैं फिर आपको याद दिला देता हूं, जैसे जो विद्यार्थी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, अगर आपको मेरे साथ बोर्ड की एग्जाम में 2025 तक फ्री में ही पढ़ना है, तो पूरा कोर्स फ्री में ही पढ़ना है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए। ठीक है ना, आए समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।